नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षत साइंस में। साथियों, आज हम कक्षा 6 अध्याय 9 सजीव, उनकी विशेषताएं और आवास के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में साथियों हमने इस अध्याय के आवास और अनुकूलन के बारे में अध्ययन किया था। अब अगला अध्ययन हम हमारे आसपास के जीवों के बारे में करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और अजैविक पदार्थ पाए जाते हैं। अगर जीवों की बात करें तो वो सजीव जीव होते हैं जो चल फिर सकते हैं या उनमें श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं हो सकती है। और अगर निर्जीव की बात करें तो ऐसे जीव अपने स्थान पर एक जगह पर स्थिर बने रहते हैं। साथियों, इन जीवों का अगर हम अलग अलग प्रकार से ग्रुप बनाकर देखें तो जैसे कुर्सी, मेज, पत्थर ये और सिक्का, ये सब निर्जीव पदार्थ है। लेकिन अगर सजीवों की बात करें तो मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट ये सभी जीवित पदार्थ है। अब हम ऐसी क्या क्रिया करें जो हमें मालूम चले कि भाई वास्तविक रूप से कौन कौन से स्थितियां हैं जो कि सजीव है और कौन से जीव है जो कि निर्जीव है। तो सजीवों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनके आधार पर उन्हें सजीव और निर्जीव में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले लक्षण की ओर। तो पहले लक्षण में हमें दिखाई दे रहा है कि क्या सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो देखिए साथियों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादप, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ये जो भोजन है वो मंड के रूप में उन पादपों के अंदर स्थिर हो जाता है। अब देखिए भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है। इसमें देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ये ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। ये प्रक्रिया में आपने देखा। अब पादप तो अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन क्या जंतु अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं? नहीं बना पाते। तो जो जीव जंतु होते हैं वो भोजन के लिए पादपों के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे गाय, बकरी, भैंस और उड़ने वाले पंछी, पक्षी, ये कुछ घास, तिनके वगैरह खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो जंतु जो है भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सजीवों के अंदर भोजन बनाने का एक जो है गुण पाया जाता है। दूसरे अगर हम उस पर गुण की बात करें तो उनमें जो दिखाई देता है वो होता है वृद्धि का। देखिए साथियों, जंतुओं के जो बच्चे होते हैं वो जन्म लेते हैं, शिशु से वयस्क अवस्था में और वयस्क से वृद्धावस्था की ओर गति करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि भाई उसमें वृद्धि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जंतुओं के अंदर वृद्धि होती है। जैसे मुर्गी के अंदर जो है मुर्गी जो अपने अंडे देती है, अंडों को जब वो तोड़ करके जब उनके जो नवजात शिशु होते हैं वो बाहर निकलते हैं तो वो बड़े होकर के मुर्गी या मुर्गे में वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से आपने देखा एक लाइफ साइकिल है। यहाँ पर एक जीवन चक्र आपने देखा होगा कि इस जीवन चक्र में कुछ आपको नवजात शिशु से लेकर के और वयस्क अवस्था तक के व्यक्तियों का एक ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे पहले एक छोटा शिशु होता है, फिर वो बड़े होकर के और बाल अवस्था में, फिर किशोर अवस्था में और फिर ये वयस्क और ये वृद्धावस्था में आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं कि क्या वास्तव में पौधे में भी गति होती है, वो भी वृद्धि करते हैं। तो निश्चित रूप से वृद्धि सभी सजीवों के अंदर पाई जाती है। अब आप देखिए कि तीसरे लक्षण की ओर हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि क्या सजीवों में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो आप देखते हैं कि श्वास लेना श्वसन की क्रिया का ही एक हिस्सा है। जैसे श्वसन में अंदर ली गई जो ऑक्सीजन है वो उसको उपयोग किया जाता है और जो अंदर की जो हमारे शरीर की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसी घटना चक्र को श्वसन की क्रिया कहा जाता है। अर्थात श्वसन क्रिया में श्वास लेना अर्थात ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस को बाहर निकाल देना,
इसी घटना को श्वसन की क्रिया कहा जाता है। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, है ना, और कुछ जंतुओं में भी मानव की तरह ही श्वसन क्रिया संपन्न होती है। अब हम ये देखते हैं कि ये तो बात हो गई श्वसन की क्रिया, पर क्या वाकई में इसी को श्वसन कहते हैं? तो आगे देखिए कि श्वसन क्रिया के अंदर ग्रहण किए गए भोजन को श्वसन के माध्यम से ही उसको पचा करके और जो उस भोजन से ऊर्जा को ग्रहण करने की जो घटना है उसे भी हम श्वसन क्रिया के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। अब देखिए कि जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान करने का तरीका क्या है। अब हम ये भी जानते हैं कि भाई जो बड़े जीव जंतु हैं, जो कशेरुकी प्रकार के जीव हैं, उनमें फेफड़ों के माध्यम से तो श्वसन की क्रिया का आदान प्रदान कर लिया जाता है। लेकिन क्या छोटे जीव हैं जो कशेरुकी हैं और अकशेरुकी जीव हैं, उनमें भी श्वसन क्रिया फेफड़ों के माध्यम से होती है। तो इस क्रिया में हम देखते हैं कि केंचुआ एक ऐसा छोटा अकशेरुकी जीव है जिसमें गैसों का आदान प्रदान त्वचा के द्वारा होता है। आप नोट कर पा रहे होंगे यहाँ पे कि केंचुए में श्वसन की क्रिया त्वचा के माध्यम से होती है। मछली में श्वसन क्रिया के लिए गिल्स पाए जाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि एक जो फिश होती है उसमें श्वसन क्रिया के लिए गिल्स पाए जाते हैं, और ये गिल्स जो होते हैं वो नदी के जल को या समुद्र से पानी को अपने गिल्स के माध्यम से अंदर लेती है और इसमें उपस्थित ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करके जो अवायवीय जल होता है उसको वो वापस बाहर निकाल देती है। तो इस प्रकार आपने समझा कि मछली में गैसों का आदान प्रदान गिल्स के माध्यम से होता है। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है? तो ये आदान प्रदान पौधों के अंदर पत्तियों के माध्यम से होता है। पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं, उनसे वो ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देती है। अब ये तो आपने देखा कि पादप में भाई श्वसन क्रिया कैसे होती है, और इसीलिए ये कहा जाता है साथियों कि दिन में पादप श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। लेकिन आपने ये जानने का प्रयास किया कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इस प्रकार श्वसन क्रिया दिन और रात बिल्कुल निश्चित रूप से निरंतर अनविरत रूप से वो चलती रहती है। जैसे आपने यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के माध्यम से पादप के अंदर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर भोजन का निर्माण होता है, जिसको इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। अर्थात ये जो है एक ग्लूकोज का निर्माण, जिसको भोजन कहते हैं, इसका निर्माण पादपों में हो जाता है। अब हम अगला लक्षण की ओर चलते हैं कि क्या सभी सजीव उद्दीपन की क्रिया दर्शाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं साथियों कि हमारे शरीर के किसी भी अंग पर जब कोई नुकीली वस्तु चुबा दी जाती है या फिर कोई लजीज व्यंजन को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, या फिर हम कहीं अंधेरे में से या सिनेमा हॉल में से जब बाहर निकलते हैं तेज़ धूप के अंदर तो हमारी आंखें वापस बंद हो जाती है। तो ये सारी क्रियाएं किस कारण से हमें देखने को मिलती है? ये हमें जो परिस्थितियां होती है, ये सारी घटना वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण हमारे साथ घटित होती है, और ऐसी घटनाएं जिनके कारण वातावरण में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, इन सभी परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। अर्थात वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन की क्रिया कहा जाता है। अब कुछ और उदाहरण भी हम देख सकते हैं। जैसे पशुशाला के अंदर हम पशुओं को जब भोजन देने के लिए जाते हैं, उनको चारा पानी की व्यवस्था करने जाते हैं, तो भोजन को देखते ही वो भोजन की ओर टूट पड़ते हैं। तो उनमें क्या हुआ कि भोजन को देख करके प्रतिक्रिया हुई, है ना। अगर हम किसी जानवर के ऊपर रात में प्रकाश डालते हैं तो वो इधर से उधर मूवमेंट करने की कोशिश करता है। अगर रसोई घर के अंदर हम रात को बल्ब जलाते हैं तो वहाँ उपस्थित कॉकरोच किसी छायादार या अंधेरे स्थान पर छिपने की कोशिश करते हैं।
ये सारी जो घटना चक्र है वो बताती है कि वाकई में जीवों के अंदर भी उद्दीपन की घटनाएं होती है, चाहे वो पिन चुबाने से हो, चाहे वो तेज रोशनी के माध्यम से हो या किसी और कारण से हो, उनमें उद्दीपन की क्रियाएं होती है और हमारे शरीर में मस्तिष्क आदेश देता है हमारे अंगों को और वो उनके प्रति जो है जवाबदेही हो जाते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि क्या वाकई में जीव जंतुओं के अंदर तो इस प्रकार की उद्दीपन की घटना होती है, पर क्या पेड़ पौधों के अंदर भी ऐसी घटनाएं होती है? तो निश्चित रूप से जैसे आपने देखा होगा कि पौधों के अंदर यानी कुछ पौधों में तो पुष्प जो होते हैं वो दिन में खिलते हैं और कुछ पौधों में पुष्प जो है सूर्यास्त के बाद रात्रि में खुलते हैं। तो ये भी प्रतिक्रिया के कारण ही ऐसा होना पाया जा रहा है। छुई मुई के पादप में आपने देखा होगा कि उनकी पत्तियों को छूने पर वो पत्तियां मुरझा जाती है या सिकुड़ जाती है। अब सिकुड़ने की जो घटना है वो क्यों हुई? क्योंकि हमने उनको हाथ से छुआ था और उसमें प्रतिक्रिया हुई और उसने अपने आप को पादप की जो पत्तियां हैं, लीव्स है, उनको अपने आप में समेट लिया। अगला लक्षण हमें सजीवों के अंदर देखने को मिलता है उत्सर्जन। देखिए साथियों, सभी जो सजीव होते हैं वो भोजन करते हैं, है ना, और उनका भोजन जो किया जाता है वो कुछ आवश्यक जो पचित भोजन है उसका अवशोषण कर लिया जाता है और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, अर्थात जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये तो उत्सर्जन की जो घटना है वो घटित हो गई जीव जंतुओं के अंदर। पर क्या पादपों के अंदर भी ऐसी घटना होती है? निश्चित रूप से होती है। पादपों के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या तो उनको कुछ मात्रा में पौधों के अंदर संग्रहित कर लिया जाता है जिनका आर्थिक रूप से हम उपयोग कर लेते हैं, अदरवाइज उन पौधों के अंदर जो बनने वाले अपशिष्ट है उनको वो बाहर त्याग दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि जो ग्लू होता है, गम होता है, जो गोंद होता है, वो पादप का एक उत्सर्जी भाग ही होता है जिनको त्याग दिया जाता है ना। या अगर वो बहुत महत्वपूर्ण पादप के होते हैं तो उनको कुछ मेडिसिनल या डायरेक्ट खाने के रूप में भी उपयोग कर लिया जाता है। तो पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्त्राव के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों अगला जो लक्षण है सजीवों का वो है प्रजनन का। अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई में सभी जीव प्रजनन करते हैं? क्या पादपों के अंदर ही प्रजनन होता है या जीव जंतुओं के अंदर भी प्रजनन होता है? तो देखिए, पक्षी जो होते हैं वो पक्षी फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद अपने घोंसलों के अंदर अंडे देते हैं और अंडे जो होते हैं वो टूटने के बाद उनसे नवजात शिशु बाहर निकलते हैं। तो हमने देखा कि पक्षी भी प्रजनन करते हैं और अंडों के माध्यम से शिशुओं का विकास करते हैं। अब जंतुओं की बात करें तो जंतु अपने प्रजनन के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए आप, ये नवजात शिशु प्रजनन के बाद छोटे से बड़े अर्थात नवजात शिशु से बाल अवस्था और वयस्क अवस्था की ओर अग्रसर होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या ये तो बात हो गई कि भाई जीव जंतुओं के अंदर प्रजनन हो रहा है, तो क्या पादपों के अंदर भी जनन होता है? निश्चित रूप से होता है। उनका माध्यम भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। जैसे पहले बात करते हैं बीजों के द्वारा। तो साथियों, बीजों को अगर हम जमीन में उसकी बिजाई करते हैं तो वो पानी यानी कि जल अवशोषित करके खनिज लवणों के माध्यम से पोषण ग्रहण करके जब वो अंकुरित होते हैं तो उनसे एक नए प्रकार के पादपों का निर्माण हो जाता है, जैसा कि आप इस ट्रैक के अंदर देख पा रहे होंगे। क्या देखा हमने कि ये हमारा बीज था, अंकुरित हुआ, तो अंकुरित होने के बाद में इसमें मूलांकुर और परांकुर का निर्माण हुआ, मूलांकुर से मूल का निर्माण हुआ और परांकुर से पादप का निर्माण हुआ और इस प्रकार एक स्वस्थ पादप का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो ये तो बात हो गई कि पादप में बीजों के द्वारा जो है उनमें जनन की क्रिया हो जाती है। कई बार उनके जो कायिक हिस्से होते हैं, मतलब पादप के जैसे जड़ें, तना, पत्तियाँ, उनके द्वारा भी हम उनमें जो है जनन क्रिया करवा करके एक नवजात पादप का निर्माण करवा सकते हैं। जैसे आपने क्या देखा कि एक पादप है, इसके जड़ हिस्से को अपने ऐसे कट किया और उस जड़ को दूसरी जगह भूमि के अंदर प्लांट कर दिया तो उससे एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से कायिक क्रिया के द्वारा भी हम
नए पादपों का निर्माण कर सकते हैं। और इस क्रिया में सबसे बेहतर आपको जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो आलू की क्रिया के अंदर देखने को मिलेगा। आलू की आँख युक्त कली को जब भूमि के अंदर गाड़ देते हैं तो उससे एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। और अगला उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कलम के द्वारा लगने वाला पादप। कलम में क्या होता है साथियों, जैसे हमारे पास कोई पादप है तो उस पादप का कुछ हिस्सा हम ले लेंगे कली के रूप में, यानी टुकड़े के रूप में, और उस टुकड़े को दूसरे पादप के अंदर हम आरोपित कर देते हैं। तो उस पादप के ऊपर फिर एक नए पादप का जो है अंकुरण हो जाता है। तो ये क्रिया कहलाती है कलम के द्वारा पादपों का निर्माण। जैसे कलमी आम का नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि उस आम का जो निर्माण है वो कलम क्रिया के द्वारा किया गया है और नए पादप का निर्माण उनमें हो जाता है। अब अगले जो सजीवों के लक्षण की बात करते हैं वो है सजीवों के अंदर गति। अब देखिए साहब कि अब हम ये जानते हैं कि कुछ जो जीव होते हैं जैसे जंतु है वो तो गति कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमको पहचान हो जाती है कि भाई जीवों के अंदर गति हो रही है। पर क्या पौधों के अंदर भी गति होती है? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह पर स्थिर खड़े हुए रहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है साथियों, पौधों के अंदर भी गति होती है। कैसे? जैसे उनके जो जड़ भाग होते हैं, तना भाग होते हैं, पत्तियां भाग होती है, उनमें आपस में तालमेल के द्वारा वो पादप गति, मतलब उनमें क्रियाओं के द्वारा वो अपना जीवन के अस्तित्व बनाए खड़े रह सकता है। जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं और वो खनिज लवण जो है तने के द्वारा पादप में ऊपर बढ़ता है और फिर उसका उपयोग करके पत्तियां अपना भोजन बनाती है। तो हमने क्या देखा कि वाकई में जो गति है वो जीव जंतु में ही नहीं बल्कि पादपों के अंदर भी इस प्रकार की गति हो सकती है। तो ये जो सारी जो घटना चक्र है वो ये साबित करता है कि वाकई में जीव जंतुओं के अंदर गति होती है। तो साथियों आप समझ पाए होंगे कि सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की, श्वसन की, उत्सर्जन, उद्दीपन और अनुक्रिया, प्रजनन, गति और वृद्धि, यानी कि इन सब घटनाओं का उनके साथ में एक योग रहता है और अंत में उस जीव की मृत्यु हो जाती है। साथियों इस अध्याय में हमने जीवों में लक्षणों का अध्ययन किया और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में।